दोस्तों, कल तक जो सीजेपी नेता अभिजीत दीपक के सातवें आसमान में उड़ रहे थे, उन्हें गृह मंत्रालय ने एक झटके में जमीन दिखा दी है। पिछले कुछ महीनों में युवाओं के बीच खुद को स्थापित करने की कोशिश में दीपक शायद यह भूल गए थे कि प्रशासनिक और कानूनी तंत्र से टकराना इतना आसान नहीं होता। अमेरिका से आकर भारत की आंतरिक राजनीति में सीधे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना उनके लिए सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना एक अलग बात थी, लेकिन सीधे देश के गृह मंत्री को चुनौती देना कानून के शिकंजे को खुद दावत देने जैसा था। नतीजा यह हुआ कि वे न तो भारत में आराम से रह पा रहे हैं और न ही वापस अमेरिका जा पा रहे हैं। जब उन्होंने भारत से बाहर निकलने की कोशिश की तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही उन्होंने पासपोर्ट और बोर्डिंग पास काउंटर पर दिया, सिस्टम में रेड फ्लैग आ गया। अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट बता दिया कि जब तक उनके और उनके संगठन के खिलाफ चल रही वैधानिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। प्रदर्शन समाप्त होते ही फ्लाइट पकड़कर विदेश निकल जाने का जो प्लान था, उस पर प्रशासनिक रोक लग चुकी है। इस पूरे मामले के पीछे गृह मंत्रालय और खुफिया तंत्र की वह ठोस तैयारी है जिसकी भनक सीजेपी नेतृत्व को नहीं लग पाई। जब तक कोई विषय केवल सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में रहता है, प्रशासन संयम बरतता है, लेकिन जैसे ही बात राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और वित्तीय नियमों के उल्लंघन पर आती है, एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं। जांच एजेंसियों ने पिछले कई महीनों की गतिविधियों, फंडिंग और संपर्कों का पूरा ब्यौरा जुटाया था। सीजेपी का दबाव बनाने का दांव उलटा पड़ गया और इसे प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश माना गया। हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद अब जांच एजेंसियों की सुई सीधे आंदोलन के वित्तीय तारों की ओर घूम चुकी है। प्राथमिक जांच में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि अमेरिका में दीपके के जो व्यावसायिक और संस्थागत संपर्क हैं, क्या वहां से किसी बैक चैनल फंडिंग का सहारा लिया गया था। भारत में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA और टैक्स नियमों का पालन अनिवार्य है। बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स और लेन देन के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई भी वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो कानूनी शिकंजा और अधिक सख्त हो जाएगा। सीजेपी के अंदरूनी संकट पर बात करने से पहले अगर आपको भी लगता है कि देश में कानून का राज और वित्तीय पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए, तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें सटीक और शोध आधारित विश्लेषण लाने की ताकत मिलती है। देश की आंतरिक सुरक्षा और राजनीति से जुड़ी हर इनसाइड स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जय हिंद के साथ जरूर साझा करें। एयरपोर्ट पर हुई इस कार्रवाई ने संगठन के कार्यकर्ताओं और निचले स्तर के नेताओं के मनोबल को बड़ा झटका दिया है। जो कार्यकर्ता यह मानकर सड़कों पर उतरे थे कि उनका शीर्ष नेतृत्व बेहद मजबूत है, वे अब नेतृत्व को कानूनी पचड़े में फंसा और विदेश जाने की कोशिश करते देख खुद को असहज पा रहे हैं। संगठन के भीतर यह सवाल उठ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। कई नेताओं ने जांच के दायरे से बचने के लिए शीर्ष नेतृत्व से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से पूरे राजनीतिक गलियारे में एक साफ संदेश गया है कि लोकतांत्रिक अधिकार और विरोध प्रदर्शन संविधान के दायरे में ही मान्य है। विदेशी धरती या अनुचित दबाव का इस्तेमाल कर प्रशासनिक व्यवस्था को सीधी चुनौती देने पर कानून अपने सख्त रूप में काम करेगा। यही वजह है कि जो विपक्षी दल पहले सीजेपी के मंच का समर्थन कर रहे थे, वे भी अब नप्पे तुले बयान दे रहे हैं ताकि कानून विरोधी छवि से बच सके। अब अभिजीत दीपके के सामने क्या रास्ते बचते हैं? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक पहला रास्ता सक्षम अदालत या उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर आपातकालीन राहत मांगने का है। हालांकि जब जांच एजेंसियों के पास ठोस वैधानिक साक्ष्य और प्रशासनिक नोटिस हों, तो अदालतों से तुरंत NOC या विदेश यात्रा की अनुमति मिलना आसान नहीं होता। इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और समुद्री बंदरगाहों पर भी अलर्ट जारी है, जिससे किसी अन्य रास्ते से निकलने की संभावना भी बंद है। कुल मिलाकर आज का भारत कानून, संविधान और प्रशासनिक मर्यादा से चलने वाला देश है। कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, वह देश की कानूनी प्रक्रियाओं से ऊपर नहीं हो सकता। अब दीपके को देश में ही रहकर हर एक प्रशासनिक और वित्तीय सवाल का सामना करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता के लिए ऐसे कड़े फैसले जरूरी हैं?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और जय हिंद लिखना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, कल तक जो सीजेपी नेता अभिजीत दीपक के 7वें आसमान में उड़ रहे थे, उन्हें अमित शाह ने एक झटके में जमीन दिखा दी है। पिछले 2 महीनों में देश के युवाओं के बीच नायक बनने की कोशिश कर रहे दीपक शायद यह भूल गए थे कि गृह मंत्री अमित शाह से उलझकर भला कोई कैसे सुख चैन से रह सकता है। अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दीपक के भारत की आंतरिक राजनीति की जटिलताओं को समझने में भारी भूल कर बैठे। उन्होंने सीधे गृह मंत्री का इस्तीफा मांगकर अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती कर दी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना अलग बात थी, लेकिन अमित शाह का इस्तीफा मांगना सीधे सीधे शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। और अब नतीजा यह हुआ है कि वे न तो भारत में आराम से रह पा रहे हैं और न ही वापस अमेरिका जा पा रहे हैं। कल जब उन्होंने भारत से बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया। और सिर्फ रोका ही नहीं गया, बल्कि स्पष्ट प्रशासनिक फरमान भी सुना दिया गया कि जब तक आपके खिलाफ चल रही वैधानिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही यह खबर सामने आई, सीजेपी के पूरे नेतृत्व और कार्यकर्ताओं में भारी हड़कंप मच गया। जो रणनीतिकार यह सोच रहे थे कि प्रदर्शन समाप्त होते ही वे फ्लाइट पकड़कर चुपचाप विदेश निकल जाएंगे, उनके लिए अब कानूनी और प्रशासनिक घेराबंदी का सबसे कठिन समय शुरू हो चुका है। आखिर दिल्ली के हवाई अड्डे पर उस वक्त क्या क्या घटनाक्रम हुआ? गृह मंत्रालय की किस गुप्त फाइल के आधार पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने दीपक को आगे बढ़ने से रोका? और क्या देश की सुरक्षा, कानून के राज और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए यह सख्त फैसला बेहद जरूरी था? इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि उस दिन हवाई अड्डे पर आखिर क्या क्या हुआ। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अभिजीत दीपक अपने तमाम यात्रा संबंधी कागजात और टिकट के साथ अमेरिका जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़ने पहुंचे थे। उन्हें लग रहा था कि प्रदर्शन खत्म हो चुका है और मीडिया का ध्यान भी दूसरे मुद्दों पर चला गया है, इसलिए वे बहुत आसानी से देश से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास इमिग्रेशन काउंटर पर जमा किया, सिस्टम में एक लाल चेतावनी का सिग्नल फ्लैश हो गया। इमिग्रेशन अधिकारियों ने तुरंत उनके कागजात रोके और उन्हें एक अलग प्रशासनिक कक्ष में ले जाया गया। वहां उन्हें बेहद सम्मानजनक लेकिन कड़े शब्दों में यह सूचित किया गया कि गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों के स्पष्ट निर्देशों के तहत उनके देश से बाहर जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। अभिजीत दीपक ने अपने वकीलों से संपर्क करने और नागरिक अधिकारों का हवाला देने की कोशिश भी की, लेकिन अधिकारियों के पास पहले से ही वैधानिक आदेश और जांच एजेंसियों का नोटिस मौजूद था। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक जारी जांच प्रक्रिया में उनका सहयोग पूरा नहीं होता और उन्हें गृह मंत्रालय या सक्षम अदालत से एनओसी नहीं मिल जाती, तब तक वे भारत की सीमा से बाहर कदम नहीं रख सकते। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सीजेपी की पूरी शीर्ष कमान को हिलाकर रख दिया। जो नेता कल तक टीवी चैनलों पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन्हें यह समझ में आ गया कि भारत का प्रशासनिक ढांचा कागजी धमकियों से नहीं, बल्कि कानून के स्थापित नियमों से चलता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गृह मंत्री अमित शाह की उस सुविचारित नीति का हाथ है, जिसकी भनक सीजेपी के शीर्ष नेताओं को अंतिम क्षणों तक नहीं लग पाई। अमित शाह की कार्यशैली को जो लोग करीब से जानते हैं, वे एक बात अच्छी तरह समझते हैं। जब तक कोई विषय प्रशासनिक या सार्वजनिक स्तर पर चल रहा होता है, तब तक वे पूरी तरह से संयम और धैर्य बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या कानून व्यवस्था के दायरे में आता है, तो गृह मंत्रालय का तंत्र बिना किसी हो हल्ला के अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुट जाता है। जांच एजेंसियों ने सीजेपी और उसके प्रमुख रणनीतिकारों की पिछले कई महीनों की गतिविधियों का एक एक रिकॉर्ड एकत्र किया था। इसमें संगठन के वित्तीय स्रोतों, विदेशी संपर्कों और प्रदर्शनों के दौरान अपनाई गई रणनीतियों का पूरा विवरण शामिल था। जब अभिजीत दीपक ने सीधे गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की घोषणा की थी, तब राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़ा दबाव बनाने वाला कदम माना जा रहा था। लेकिन गृह मंत्रालय के लिए यह केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी। इसे यह समझने का संकेत माना गया कि संगठन के तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं और इसके पीछे की असली मंशा क्या है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा परिस्थितिजन्य फैसलों के तहत हुआ था।
लेकिन गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि देश का प्रशासनिक इकबाल किसी भी दबाव समूह के सामने कमजोर न दिखे। यही वजह है कि जैसे ही प्रदर्शन का दौर थमा, जांच एजेंसियों की फाइलों पर मुहर लग गई और यात्रा प्रतिबंधों का आदेश लागू कर दिया गया। दोस्तों, हवाई अड्डे पर रोक लगाए जाने के बाद अब गृह मंत्रालय और प्रवर्तन एजेंसियों की सुई सीधे उन वित्तीय तारों की ओर घूम गई है जिनसे इस पूरे आंदोलन और संगठन को गति मिल रही थी। जांच एजेंसियों की प्राथमिक रिपोर्ट में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अभिजीत दीपके का अमेरिका में जो व्यावसायिक और संस्थागत नेटवर्क है, उससे भारत में होने वाली गतिविधियों का क्या सीधा संबंध है। अधिकारियों का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर जो संसाधन जुटाए गए, उनके पीछे वैध चैनल थे या फिर विदेशों से किसी बैक चैनल फंडिंग का सहारा लिया गया था। भारत में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी एफसीआरए और वित्तीय पारदर्शिता के नियम बेहद कड़े हैं। अगर कोई संस्था या व्यक्ति बिना उचित वैधानिक मंजूरी के विदेशी स्रोतों से किसी भी तरह की मदद लेता है या वित्तीय नियमों का उल्लंघन करता है, तो यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय कानूनों के तहत एक गंभीर विषय बन जाता है। जांच एजेंसियां अब अभिजीत दीपके के साथ साथ उनके परिजनों और उनसे जुड़े प्रमुख एनजीओ खातों की भी गहन पड़ताल कर रही हैं। बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न और पिछले कुछ वर्षों में हुए लेन देन का एक एक आंकड़ा निकाला जा रहा है। अगर इस वित्तीय जांच में जरा सी भी अनियमितता या कर चोरी का मामला सामने आता है, तो कानूनी प्रक्रिया इतनी सख्त हो जाएगी कि केवल विदेश जाने पर ही नहीं, बल्कि भारत में भी उनकी राह आसान नहीं रहने वाली। गृह मंत्रालय का यह रुख यह साफ संदेश देता है कि वित्तीय पारदर्शिता के बिना सार्वजनिक जीवन में किसी भी तरह का काम स्वीकार्य नहीं होगा। दोस्तों, सीजेपी के इस अंदरूनी संकट, हवाई अड्डे पर रोके जाने और गृह मंत्रालय की अगली भावी रणनीति पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी देश में कानून का राज, प्रशासनिक अनुशासन और निष्पक्ष जांच की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण लगती है, तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें सही, सटीक और शोध आधारित राजनीतिक विश्लेषण आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। और अगर आप भारतीय राजनीति, गृह मंत्रालय के बड़े फैसलों और देश से जुड़ी हर कूटनीतिक इनसाइड स्टोरी को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो नेशन लेंस को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अच्छा, आगे की कहानी से पहले कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। क्या देश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे सख्त कदम जरूरी हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जय हिंद के साथ जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं सीजेपी के अंदरूनी हालात की। हवाई अड्डे से आई इस एक खबर ने संगठन के कार्यकर्ताओं और निचले स्तर के नेताओं के मनोबल को बुरी तरह से तोड़ दिया है। जो कार्यकर्ता कल तक यह सोचकर सड़कों पर उतर रहे थे कि उनका नेतृत्व बेहद मजबूत है और किसी भी स्थिति को संभाल सकता है, अब वही कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संगठन के भीतर अब यह सवाल उठने लगे हैं कि जब नेतृत्व खुद कानूनी प्रक्रियाओं में उलझ गया है और विदेश लौटने की राह देख रहा था, तो फिर आम कार्यकर्ताओं के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? कई राज्य स्तरीय नेताओं ने अब गोपनीय तरीके से शीर्ष कमान से दूरी बनानी शुरू कर दी है, ताकि वे खुद को किसी भी संभावित कानूनी शिकंजे से बचा सकें। दोस्तों, गृह मंत्रालय के इस कड़े फैसले का असर सिर्फ सीजेपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस शिकंजे के जरिए केंद्र सरकार ने देश भर में काम करने वाले तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को एक बेहद साफ और कड़ा संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में हर नागरिक और संगठन को अपनी बात रखने, विरोध दर्ज कराने और प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह सब संविधान और कानून की सीमाओं